Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in today's genetics class, we will discuss scope and importance of genetics. Genetics is important to us individually. कैसे? As you know, we all possess genes that influence our lives in significant ways. Genes जो है, they can affect our height. ये हमारे weight को भी affect करते हैं. हेयर कलर, स्किन पिगमेंटेशन, कुछ और भी है जैसे कि इंटेलिजेंस एटसेट्रा. ठीक है. दे इफेक्ट अवर ससेप्टेबिलिटी टू मेनी डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स. ठीक है. इसके अलावा जैसे कि मैंने बात की, दे इवन कंट्रीब्यूट टू अवर इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी. मीन के जीन जो है, इन सब पे जीन्स का इफेक्ट है. इसी वजह से हम कहते हैं कि जीन जो है, दे इन्फ्लुएंस अवर लाइव्स इन सिग्निफिकेंट वेज. ठीक है. सो दैट्स व्हाई जीन्स आर फंडामेंटल टू हु एंड व्हाट वी आर. ठीक है. जीन्स का इफेक्ट जो है वो हमारी लाइफ में तकरीबन हर एक करेक्टर पे जो है इनका इफेक्ट है. जीन हमारे डिफरेंट करेक्टर्स को इफेक्ट कर सकता है. ये मतलब इफेक्ट जो है इन ए गुड वे भी हो सकता है. ठीक है. और इसका अपोजिट भी हो सकता है. अच्छा, वैसे तो हम प्रीवियस स्लाइड में ये पढ़ चुके हैं कि जेनेटिक्स जो है ये हमारी लाइफ को इन ए सिग्निफिकेंट वे इफेक्ट कर सकता है. जैसे कि हमने बात की, ये हमारे हाइट, वेट, कलर, पिगमेंटेशन, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस सबको कंट्रोल करता है. लेकिन एक स्टोरी है जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि जेनेटिक्स किस तरह से हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है. ठीक है. आप लोगों ने शायद होपीज का सुना होगा. होपीज जो है ये एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब है जो कि होपी रिजर्वेशन नॉर्थ ईस्टर्न एरिजोना, इसको ब्लैक मीसा भी कहते हैं, वहां पर ये आबाद थे. अभी भी है. ठीक है. तो होपीज में अल्बिनिज्म बहुत ही ज्यादा थी. ठीक है. तो इस पे हम फोकस करेंगे कि अल्बिनिज्म क्या है, जेनेटिक्स का अल्बिनिज्म से क्या ताल्लुक है, और फिर इन होपीज को अल्बिनिज्म का क्या फायदा और नुकसान है. तो वहां से हमें जेनेटिक्स की इंपॉर्टेंस का पता चल जाएगा. ठीक है. ये जो हम विलेजेस की बात कर रहे हैं, सो मोस्ट ऑफ द विलेजेस जहां पर ये होपी ट्राइब रहते हैं, दे आर क्वाइट स्मॉल. ठीक है. और इन विलेजेस में नंबर ऑफ इनहेबिटेंट जो है, ओनली अ फ्यू डजन इनहेबिटेंट वहां पर एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है तो ये छोटे छोटे विलेजेस, बट दे आर इनक्रेडिबली ओल्ड, बहुत पुराने. ठीक है. 1900 में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो फिजिशियन भी है, जो कि काम कर रहा था फॉर द अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री. उसने इस होपी विलेज को विजिट किया और उसने एक मतलब उसकी अपनी फाइंडिंग्स है उसको वो रिपोर्ट की. होपी ट्राइब में इन्होंने देखा कि 11 वाइट पर्सन जो थे वो क्या थे, वो एल्बिनो थे. ठीक है. मतलब ये 11 वाइट पर्सन, वाइट वर्ड जो ये यूज कर रहा है ये अल्बिनो के लिए यूज कर रहा है. ठीक है. सो अमंग द होपीज देयर वर 11 वाइट पर्सन. तो वाइट पर्सन से मतलब जो है वो क्या है, वो है एल्बिनो. ठीक है. दीज पर्सन हैड अ जेनेटिक कंडीशन जिसको हम अल्बिनिज्म कहते हैं. और ये जो वाइट पर्सन है, दे आर नॉट कॉकेशियंस. ठीक है. बल्कि ये नेटिव अमेरिकन है. वैसे तो इनके बारे में कहा जाता है कि वो वाइट है ना, तो ये कॉकेशियन नहीं है, नेटिव अमेरिकन है, लेकिन वो वाइट थे. तो वाइट एक्चुअली उनमें एक जेनेटिक कंडीशन है, थी एक्चुअली, उसने जो फाइंड आउट किया उसको हम अल्बिनिज्म कहते हैं. ठीक है. अब अल्बिनिज्म कौन काज करता है? इट इज caused by a defect in one of the enzymes that are required to produce melanin. ठीक है. एक्चुअली अल्बिनिज्म की वजह यह है कि एक एंजाइम है जो कि जिसका काम क्या है, जो कि मेलानिन प्रोडक्शन में कहीं पर इन्वॉल्व है. तो डिफेक्ट उस एंजाइम के जीन में है, जिसकी वजह से वो डिफेक्टिव एंजाइम बन जाता है और अल्बिनिज्म काज हो जाता है. ठीक है. अब मेलानिन का क्या काम है? मेलानिन वो पिगमेंट है जो कि क्या करता है, दैट डार्कन्स आवर स्किन, हेयर एंड आईज. अब जो अल्बिनोज है, मतलब जिनमें अल्बिनिज्म है, पीपल विद अल्बिनिज्म दे डोंट प्रोड्यूस मेलानिन.
या वो प्रोड्यूस करते हैं बट ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इट, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन नहीं होती, ये मेलानिन डिपॉजिट नहीं होता, पिगमेंटेशन नहीं होती, एंड दे हैव white hair, light skin and no pigment in the irises of their eyes. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि मेलानिन का काम क्या है। एक तो आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि ये क्या करता है, ये इन ऑर्गन्स को वहां पर मेलानिन डिपॉजिट जब हो जाती है तो उनका कलर डार्क हो जाता है। मेलानिन का फंक्शन क्या है? मेलानिन नॉर्मली प्रोटेक्ट्स द डीएनए ऑफ स्किन सेल्स। किस प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्शन किस चीज से देता है? From the damaging effects of ultraviolet radiations in sunlight, and melanin's presence in the developing eye is essential for proper eyesight. तो दो चीजें आपको यहाँ से क्लियर होती हैं कि वो लोग जिनमें मेलानिन डिपोजिशन कम है, ठीक है, तो उनको क्या, किस चीज के चांसेस ज्यादा है कि इनको स्किन कैंसर और इनके जो स्किन सेल्स है वो डैमेज हो सकते हैं, उनको स्किन कैंसर हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कि आपने पढ़ा कि मेलानिन की जो प्रेजेंस है वो आई में एसेंशियल है, जरूरी है फॉर प्रॉपर आई साइट। तो वो लोग जिनमें ये मेलानिन डिपोजिशन कम है, मतलब अल्बिनिज्म जिनमें है, तो उनकी आई साइट भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो अल्बिनिज्म है, जो जेनेटिक कंडीशन है, इसका जो जेनेटिक बेसिस है, फॉर द फर्स्ट टाइम किसने डिस्क्राइब किया था? ये एक इंग्लिश फिजिशियन है, उसने 1908 में इसको रिकॉग्नाइज किया था, और उसने ये भी बताया था कि एक्चुअली ये जो डिजीज है, ये जो डिसऑर्डर है, ये अल्बिनिज्म, एक्चुअली इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। अब ऑटोसोमल रिसेसिव किसको कहते हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का मतलब यह है कि a person must receive 2 copies of an albino mutation, तभी ये जाके एक्सप्रेस होगा, ठीक है। और ये जो 2 कॉपीज है, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट होनी चाहिए, तभी ये जाके एक्सप्रेस होगा। इसी वजह से ये इसको कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। अगर एक कॉपी आ जाती है तब भी ये एक्सप्रेस नहीं होगा। एक्सप्रेस होने के लिए 2 कॉपीज होना जरूरी है, ठीक है। सो इन रिसेंट ईयर्स जो the molecular natures of the mutations that lead to albinism have been elucidated. वो क्या है? अब ह्यूमन में जो अल्बिनिज्म है, इट इज काज्ड बाय डिफेक्ट्स इन एनी वन ऑफ सेवरल डिफरेंट जीन्स। वो जीन्स क्या करते हैं? दैट कंट्रोल द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ मेलानिन। बहुत सारे जीन्स हैं, अगर उनमें से किसी एक में म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से ह्यूमन में अल्बिनिज्म काज हो सकता है, ठीक है। सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस कैन अकर एट ईच जीन, और मतलब म्यूटेशन डिफरेंट हो सकती है। हम टाइप्स आगे जाके पढ़ेंगे कि म्यूटेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, और इनमें से कोई भी एनी वन ऑफ विच मे लीड टू अल्बिनिज्म। अच्छा, होपीज में जो अल्बिनिज्म मतलब जो फाइंड आउट हुआ है, वो मोस्ट लाइकली कौन सा टाइप है? एक्यूलोक्यूटेनियस अल्बिनिज्म टाइप 2। और उसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी क्या वजह है? It is due to a defect in the OCA2 gene on chromosome number 15. इस फिगर में आपको क्रोमोसोम नजर आ रहा है, उसके 2 आर्म्स आपको नजर आ रहे हैं, P आर्म और Q आर्म, ठीक है। आगे स्लाइड में हम जाके डिस्कस करेंगे कि ये P आर्म कौन से होते हैं और Q आर्म कौन से होते हैं, और हम जीन के पोजीशन को कैसे, मतलब साइंटिस्ट को कैसे पता चलता है कि ये जीन है, ठीक है, और इसकी पोजीशन ये है। तो आगे जाके इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, सो हाउ डू जेनेटिसिस्ट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ ए जीन? कैसे इंडिकेट करते हैं? स्टोरी तो हमने सॉरी हमने स्टार्ट की है होपीज की, लेकिन स्टोरी रिज्यूम करने से पहले हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि जेनेटिसिस्ट लोकेशन ऑफ ए जीन कैसे इंडिकेट करते हैं। सो जेनेटिसिस्ट जो है वो मैप्स यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर जीन एंड क्रोमोसोम, ठीक है। इनमें से जो एक किस्म का मैप है वो साइटोजेनेटिक लोकेशन को यूज करता है टू डिस्क्राइब अ जीन्स पोजीशन। अब ये साइटोजेनेटिक लोकेशन क्या है, ये क्या यूज करता है?
So cytogenetic location जो है, it is based on a distinctive pattern of bands, ठीक है। और ये बैंड जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में आप लोगों ने क्रोमोसोम पे देखा कि कुछ जगहों पे आपको डार्क बैंड्स नजर आ रहे थे, कहीं पर लाइट बैंड्स नजर आ रहे थे, ठीक है। तो ये जो साइटोजेनेटिक लोकेशन है, इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ बैंड्स। अब ये बैंड्स कैसे क्रिएट होते हैं? व्हेन क्रोमोसोम्स आर स्टेन्ड विद सर्टेन केमिकल्स। हम किसी लेक्चर में जी बेंडिंग पे भी बात करेंगे, ठीक है, जिम्सा बेंडिंग जिसको कहते हैं। तो एक तो ये हमारे पास एक टाइप ऑफ मैप है जो कि साइटोजेनेटिक लोकेशन यूज करता है। Another type of map uses the molecular location. Molecular location के बारे में कहा जाता है कि it is a precise description of a gene's position on a chromosome, ठीक है। और ये जो molecular location है, इसका बेस क्या है? It is based on the sequence of DNA building blocks, जिसको हम बेस पेयर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये बेस पेयर्स एक्चुअली जो क्रोमोसोम बनाते हैं। तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मैप्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हम यूज करते हैं या जो जेनेटिसिस्ट से वो यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर जीन एंड ए क्रोमोसोम, ठीक है। पहले हम साइटोजेनेटिक लोकेशन को डिस्कस करते हैं। अब जेनेटिसिस्ट क्या करते हैं? दे यूज अ स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ जीन्स साइटोजेनेटिक लोकेशन। ज्यादातर केसेस में ये जो लोकेशन है, ये क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर बैंड ऑन ए स्टेन्ड क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल आपके पास है 17q12। इसका क्या मतलब है? 17q12, q किसको कहते हैं, 17 क्या है, 12 क्या है, इसको अभी डिस्कस करेंगे। अब ये जो 17q12 को हम q21 इस तरह के इसके साथ लिख सकते हैं। इससे क्या मतलब है? इट कैन आल्सो बी रिटन एज अ रेंज ऑफ बैंड्स, ठीक है, इफ लेस इज नोन अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन। ये जो कॉम्बिनेशन है नंबर्स और लेटर्स जो आपको नजर आ रहे हैं, इट प्रोवाइड अ जीन्स एड्रेस ऑन ए क्रोमोसोम। अब ये जो एड्रेस है 17q12 फॉर एग्जांपल, इट इज मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स। द क्रोमोसोम ऑन विच द जीन कैन बी फाउंड, तो क्रोमोसोम का नंबर भी यहां पे होता है। द फर्स्ट नंबर आर लेटर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ जीन्स लोकेशन, इट रिप्रेजेंट्स द क्रोमोसोम। ये जो फर्स्ट नंबर 17 फर्स्ट नंबर है, ये क्या करता है? इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ जीन्स लोकेशन, रिप्रेजेंट्स द क्रोमोसोम। ये वो क्रोमोसोम है जिस पे ये जीन मौजूद है, ठीक है। अब क्रोमोसोम 1 थ्रू 22 उनको हम उनके नंबर से मतलब वो डिजिग्नेट करते हैं कि हाँ जी ये 17 नंबर क्रोमोसोम है, ये 12 नंबर क्रोमोसोम है, एक्सेट्रा। जो सेक्स क्रोमोसोम्स है मतलब अदर देन ऑटोसोम्स, दे आर डिजिग्नेटेड बाय एक्स आर वाई। अब जो 17 की और 12 में 17 क्या है? ये क्रोमोसोम नंबर है, ओके। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा हम क्रोमोसोम की एनाटॉमी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ईच क्रोमोसोम इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। ये ऑलरेडी आप लोग बीएससी में भी पढ़ चुके हैं, शायद एफएससी में भी पढ़ चुके होंगे। सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। उन सेक्शंस को हम आर्म्स भी कहते हैं, बेस्ड ऑन ए लोकेशन ऑफ ए नेरोविंग कंस्ट्रक्शन कॉल्ड द सेंट्रोमेर। आप लोगों ने फिर शायद सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यह भी पढ़ा होगा कि हमारे पास क्रोमेटिन के टाइप्स है ना, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, फिर फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन एंड कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, फिर आप लोगों ने वहां इसकी जो प्रेफरेंशियल लोकलाइजेशन है वो भी पढ़ी होंगी, उसको हम डिस्कस नहीं करते। हाँ, ये जो आपको सामने नजर आ रहा है सिर्फ इसी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बाय कन्वेंशन हम क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म को क्या कहते हैं? द शॉर्टर आर्म इज कॉल्ड पी, और जो लॉन्गर आर्म है उसको हम क्यू से डिजिग्नेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो आपको जो वहां पर नजर आ रहा था 17q12, तो जो सेकंड पार्ट है, द क्रोमोसोम आर्म इज द सेकंड पार्ट ऑफ द जीन्स एड्रेस। अब 17q में q जो है ये एक्चुअली क्रोमोसोम के आर्म को डिजिग्नेट या रिप्रेजेंट करता है। या इसके अलावा यहां पर आप लेट्स से 5q, तो 5q मतलब यह है कि क्रोमोसोम नंबर 5 का जो लॉन्ग आर्म है, ठीक है। और xp में क्या आपको नजर आ रहा है? ये क्या डिजिग्नेट करता है?
कि एक्स नंबर क्रोमोसोम मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स, उसका जो शॉर्ट आर्म है पी, चूंकि शॉर्ट आर्म के लिए है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी नोट में इसलिए जरूरी है कि जो लोकेशन है, ठीक है, जो जीन का एड्रेस है, तो उसमें ये आर्म की बात है, इसी वजह से मैंने कहा चलिए आपके साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, द पोजीशन ऑफ द जीन ऑन द PRQ आर्म, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की 17Q, तो मीन के क्यू आर्म, ठीक है, क्रोमोसोम का क्यू आर्म। Okay, the position of a gene is based on a distinctive pattern of light and dark bands. आपको जैसे कि स्टार्ट में स्लाइड में क्रोमोसोम आप लोगों ने देखा है, वहां पर आपको नजर आ रहा है कि वहां पर लाइट और डार्क बैंड्स हैं, ठीक है। अब ये लाइट और डार्क बैंड्स, जैसे कि हमने वहां पे भी बात की थी कि ये स्टेनिंग की वजह से है, इन द क्रोमोसोम इज स्टेन्ड इन अ सर्टेन वे, ठीक है। स्टेनिंग पे हम किसी लेक्चर में बात करेंगे। The position is usually designated by 2 digits representing a region and a band, ठीक है, ये जो पोजीशन है, which are sometimes followed by a decimal point and one or more additional digits, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी बात की है, ठीक है। So the number indicating the gene position increases with distance from the centromere, जितना जो डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, सेंट्रोमियर से एक जीन का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो 14Q21 है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स पोजीशन 21 ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 14। अब ये पोजीशन 21 से मतलब जीन का पोजीशन है, और ये हमारे पास सेंट्रोमियर से डिस्टेंस है। So 14Q21 sorry is closer to the centromere than 14Q22। जैसे कि हमने बात की कि ये जो नंबर है अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो मीन के सेंट्रोमियर से इस जीन का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, sometimes the abbreviations SEN or TER, they are also used to describe a gene cytogenetic location. अब CN किस लिए यूज करते हैं? It indicates that the gene is very close to the centromere. अगर CN इसके साथ है तो इसका मतलब यह है कि जीन जो है it is very close to the centromere. For example, 16pCN, let's say आपके पास ये है, so it refers to the short arm of chromosome 16 near the centromere. अब जो TR है, it stands for terminus, which indicates that the gene is very close to the end of the PRQ arm. तो CN इसलिए है कि जीन जो है ये सेंट्रोमियर के नजदीक है, और TER इसलिए यूज करते हैं कि ये जो जीन है ये इट इज क्लोज टू द एंड ऑफ द PRQ आर्म। अच्छा, तो 14QTR for example, it refers to the tip of the long arm of chromosome 14. कभी कभार हम TEL एक यूज करते हैं एब्रीविएशन, किस लिए यूज करते हैं? टू डिस्क्राइब अ जीन्स लोकेशन। वैसे तो हमने सेन और TER की बात की कि वो यूज करते हैं। अब टेल किस लिए हम यूज करते हैं? टेल स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट स्टैंड्स फॉर टीलोमेयर्स, और आप जानते हैं कि टीलोमेयर्स क्या है? विच आर एट द एंड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम, ठीक है। अब टेल और TER जो है दैट रेफर टू द सेम लोकेशन। टेल भी मतलब वो क्रोमोसोम के एंड की तरफ इशारा है, मतलब उसको डिजिग्नेट करता है, और TER भी क्रोमोसोम के एंड को मतलब के जहां पर टीलोमेयर्स है उसको डिजिग्नेट करता है, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल जो कि साइटोजेनेटिक लोकेशन में हम पढ़ते हैं, वो प्रीवियस स्लाइड्स में हमने ये जो हमारे पास लोकेशन है जीन की, इसमें ये नंबर किसको डिजिग्नेट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये लेटर किसको करता है, ये सारा हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है, ठीक है। तो अब अगर हम CFTR जीन की बात करें कि इट इज लोकेटेड ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 7 एट पोजीशन 7Q31.2। तो 7Q31.2, आई होप कि अब आपको क्लियर होगा कि 7 से मतलब इसका क्रोमोसोम है, कि क्रोमोसोम नंबर 7 का जो क्यू आर्म है, और 31.2 इसकी पोजीशन है फ्रॉम दी सेंट्रोमियर, ठीक है।
अच्छा, सेकंड जो हमारे पास जो मैप है जिसको हम मॉलिक्यूलर लोकेशन कहते हैं, सो मॉलिक्यूलर लोकेशन जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में भी बात की स्टार्ट में कि ये ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शायद आप लोगों ने सुना होगा, जो कि 2003 में कंप्लीट हुआ था। उससे हमें जो बेस पेयर है वो सारे डिटरमिन हो गए हैं, ठीक है। सो इट डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर फॉर ईच ह्यूमन क्रोमोसोम। अब ये जो सीक्वेंस है, जैसे कि हमने वहां पे भी बात की थी कि मॉलिक्यूलर लोकेशन में हम सीक्वेंस को देखते हैं, बेस पेयर्स को देखते हैं। So this sequence information, it allows researchers to provide a more specific address than the cytogenetic replication for many genes. ठीक है, so molecular address जो है जीन का, it pinpoints the location of their genes in terms of base pairs. इसी वजह से हम कहते हैं कि molecular location जो है ये ज्यादा accurate है, ठीक है। It describes the gene's precise position on a chromosomes and indicates the size of the gene, कि जीन का साइज कितना है, बेस पेयर्स को हम देखते हैं, ठीक है। So knowing the molecular location, it also allows researchers to determine exactly how far a gene is from other genes on the same chromosome, कि दो जीन्स है लेट्स से सेम क्रोमोसोम पे एक दूसरे से कितने दूर है, तो एग्जैक्टली हमें जो है ये मॉलिक्यूलर लोकेशन से पता चल सकता है, ठीक है। सो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ रिसर्चर्स ऑफन प्रेजेंट स्लाइटली डिफरेंट वैल्यूज फॉर अ जीन्स मॉलिक्यूलर लोकेशन। थोड़ी सी मतलब इनमें डिफरेंस हो सकती है, वो एक लोकेशन बताते हैं कुछ रिसर्चर्स उससे थोड़ा सा डिफरेंट बताते हैं, ठीक है। अब रिसर्चर्स कैसे इंटरप्रेट करते हैं? रिसर्चर्स इंटरप्रेट द सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मेथड्स, ठीक है। और ये मेथड्स यूज करके दे कैन रिजल्ट इन स्मॉल डिफरेंसेस इन अ जीन्स मॉलिक्यूलर एड्रेस। ये जो हमने बात की कि जो रिसर्चर्स के डिफरेंट ग्रुप्स में वो जो जीन्स की मॉलिक्यूलर लोकेशन बताते हैं उसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, तो उसकी वजह ये है कि रिसर्चर्स जो है वो इस ह्यूमन जीनोम को इंटरप्रेट करने के लिए, समझने के लिए दे यूज अ वेराइटी ऑफ मेथड्स। अब इन मेथड में डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि जीन की मॉलिक्यूलर लोकेशन या मॉलिक्यूलर एड्रेस में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब वो स्टोरी जो हमने हॉपीज की स्टार्ट की थी, अल्बिनिज्म जो हॉपीज में हम डिस्कस कर रहे थे उसको रिज्यूम करते हैं, ठीक है। अब हॉपीज जो है इसलिए सिर्फ यूनिक नहीं है कि इनमें अल्बिनोज है, ठीक है। अल्बिनिज्म अगर हम देखें तो ये सिर्फ हॉपीज तक यू कैन से उन तक महदूद नहीं है, हमारे यहाँ भी आपको अल्बिनोज नजर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है, अल्बिनिज्म जो कि हॉपीज में थी और अल्बिनिज्म जो कि हमारे यहाँ है, इसमें क्या फर्क है? तो फर्क ये है कि हॉपीज में जो फ्रीक्वेंसी है अल्बिनिज्म की वो बहुत ही ज्यादा है। अगर हम बाकी ह्यूमन पॉपुलेशन में बात करें, सो 1/20,000 कहीं हमारे पास ये अल्बिनो हो सकते हैं। अब ये जो हॉबीज है, ठीक है, इनमें क्या था, वहां पर जो फ्रीक्वेंसी है देट वाज 1/200। अब अगर हम इसको कंपेयर करें सो इट इज 100 टाइम्स एज फ्रीक्वेंट एज इन मोस्ट अदर पॉपुलेशंस। अब आपके जहन में आएगा कि ये नंबर इतना ज्यादा क्यों है, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा क्यों है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये अभी तक नोन नहीं है, कंप्लीटली नोन नहीं है, लेकिन कुछ जेनेटिसिस्ट कहते हैं जिन्होंने अल्बिनिज्म स्टडी किया था हॉपीज में कि इसकी वजह क्या है कि वहां पर अल्बिनिज्म ज्यादा है, मतलब ये हॉबीज में इसकी वजह ये है कि अल्बिनिज्म को वो एक स्पेशल मकाम देते थे अल्बिनोज को। कैसे? अगर हम वो अपनी हिस्ट्री में देखते हैं, मतलब अगर वो देखें, सो होपी जो थे they were considered members of their tribe with albinism to be important and special. वो अल्बिनोज को क्या समझते थे, क्या मकाम देते थे? they were considered as important and special. albinos were considered as important and special, ठीक है। और उनके जहन में था, मतलब वो जो होपीज है कि अल्बिनो जो है दे आर प्रीटी, दे आर क्लीन एंड इंटेलिजेंट, इनके बारे में इनके जहन में था। जैसे कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे इस तरह के मशहूर है किस्से, तो ये वहां पर भी था कि दे आर प्रीटी, जो अल्बिनो है ये प्रीटी होते हैं, क्लीन एंड इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है।
अब ये भी उनके यहाँ एक अकीदा ही कह लें, उनकी एक सोच थी कि जिस गांव में अल्बिनोस ज्यादा होते थे, इट वाज कंसिडर्ड अ गुड साइन, a symbol that the people of the village contained particularly pure Hopi blood. ये कंसिडर किया जाता था कि ये ज्यादा प्योर है ये लोग, ठीक है, मीन कि ये अल्बिनोस को ज्यादा प्योर समझते थे, ठीक है। अब अल्बिनोस क्या करते थे? अल्बिनोस परफॉर्म्ड इन होपी सेरेमनीज एंड assumed positions of leadership within the tribe. यूजुअली उनको इस तरह की पोजीशन मिलती थी जैसे कि चीफ्स, हीलर्स थे, रिलीजियस लीडर्स थे ये उनके। तो इसी वजह से चूंकि इनको कंसिडर किया जाता था कि दे आर प्रिटी क्लीन एंड इंटेलिजेंट, तो फिर कोशिश क्या होगी? कोशिश यही होगी कि इनका नंबर, मतलब ये हमारे माशरे में, हॉबीज की मैं बात कर रहा हूँ, इनके साथ ज्यादा रिश्ते बन जाए, ठीक है, इनकी नस्ल आ जाए, इस तरह की सोच होती है ना लोगों की। अच्छा, ये जो होपी अल्बिनोज है, दे वर आल्सो गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन एवरीडे एक्टिविटीज। बाकी के जो होपी मेंबर्स थे वो क्या करते थे? वो फार्मिंग करते थे, ठीक है। उनके जो फार्म्स थे एट द फुट ऑफ ब्लैक मीसा, इनके छोटे छोटे प्लॉट्स थे, गार्डन प्लॉट्स, वहां पर वो फार्मिंग करते थे। तो ज्यादातर टाइम ये जो होपी के होपी ट्राइब के जो लोग हैं, particularly men of the tribe, they trek to the base of Black Mesa, और ज्यादातर जो डे टाइम है वो वहां पर गुजारते थे। अब चूंकि अगर लेट्स कंसिडर कर लें कि लेट्स सपोज अगर इन एल्बिनोस को भी इन कामों के लिए, मतलब उनको भी कहते थे कि आप ये काम कर ले, तो क्या होता? अल्बिनो तो चूंकि अगर वो डे लाइट में आते हैं, तो चूंकि उनकी बॉडी में, इनके स्किन में पिगमेंट्स की कमी है, मेलानिन पिगमेंट्स की, तो इनको जल्दी से सन बर्न हो जाता है, ठीक है, और स्किन कैंसर भी इनको हो सकता है। और आपने ये भी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है कि ये डे लाइट में, ब्राइट सनलाइट में देख भी नहीं सकते। तो अगर इनको उनको भी कहा जाता कि आप भी ये काम करें, तो क्या होता? ये कर सकते थे? नहीं, उनके लिए बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन इनको ये छोड़ते भी नहीं थे कि आप हमारे साथ ये काम ना करें, बल्कि आप क्या करें, आप जो है गांव में रह के, इनकी जो पोजीशंस थी, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की, इनको आला किस्म की पोजीशंस मिली थी, जैसे कि ये रिलीजियस लीडर्स थे, ठीक है। इनको वो इनके इनके ब्लड को प्योर कंसिडर किया जाता था ना, इनको प्रिटी इंटेलिजेंट कंसिडर किया जाता था। तो इनको ये नहीं छोड़ते थे कि आप भी हमारे साथ आके फार्मिंग करें, ठीक है। अच्छा, अब रीजन की तरफ आते हैं कि अल्बिनो इन होपीज में क्यों ज्यादा है, ठीक है। सो ये जेनेटिसिस्ट क्या कंसिडर करते हैं कि ये जो स्पेशल कंसिडरेशन है, मतलब वो स्पेशल कंसिडरेशन कंसिडर करते थे इनको, किनको? अल्बिनोस को। तो इट इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्बिनिज्म अमंग द होपीज, ठीक है। स्पेशल कंसिडरेशन जो कि अल्बिनो को मिलती थी, इट अलाउड देम टू अवॉइड द डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ अल्बिनिज्म। डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स की हमने वैसे बात की थी कि अगर ये सन ब्राइट सन में आ जाते हैं तो क्या होता है, इनको ये ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं टू सन बर्न एंड स्किन कैंसर। अब चूंकि स्पेशल कंसिडरेशन की वजह से तो ये ब्राइट लाइट में नहीं जाते थे काम करने, सो जो स्पेशल कंसिडरेशन है, दे अलाउड देम टू अवॉइड द डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ अल्बिनिज्म, और वो डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स इंक्रीज्ड स्किन कैंसर एंड पुअर आई साइट है, ठीक है। So the small size of the Hopi tribe probably also played a role by allowing chance to increase the frequency of the albino gene। क्योंकि पॉपुलेशन साइज भी कम है, तो उसकी वजह से भी ये जीन जो है, मतलब ये इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है, ठीक है। So regardless of the factors that lead to the high frequency of albinism, the Hopis clearly respected and valued the members of their tribe who possessed this particular trait। यूजुअली अगर आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो हमारे माशरे में भी ऐसा होता है कि पीपल विद जेनेटिक कंडीशंस, दे आर ऑफन सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस, लेकिन होपी ट्राइब में ऐसा नहीं था। अच्छा, अब सोसाइटी के लिए जेनेटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है? तो लेट्स स्टार्ट विद द रोल ऑफ जेनेटिक्स इन एग्रीकल्चर,
कि एग्रीकल्चर में जेनेटिक्स का क्या रोल है। आजकल जो मेजर क्रॉप्स है और जो एनिमल्स है ये अपने वाइल्ड प्रोजेनेटर से बहुत डिफरेंट है, मतलब इनके जो एंसेस्टर्स थे उनसे ये बहुत डिफरेंट है। ठीक है, इनमें एक्सटेंसिव जेनेटिक अल्टरेशन हुई है और इन जेनेटिक अल्टरेशन की वजह से इनका यील्ड इंक्रीज हो गया। ठीक है, इनमें वो जो डिजायरेबल ट्रेट्स हैं जैसे कि डिजीज को या पेस्ट को रेजिस्टेंस शो करना, डिजीज रेजिस्टेंस होना। ठीक है, तो ये क्वालिटीज अब इन क्रॉप्स में है और ये क्वालिटीज किस तरीके से इनमें आई हुई है, थ्रू जेनेटिक अल्टरेशन। ठीक है, अच्छा, ग्रीन रिवॉल्यूशन का शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन थ्रू आउट द वर्ल्ड ये एक्सपैंड हुई है। तो बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन एक्चुअली जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स को, जेनेटिक्स के एप्लीकेशंस को यूज कर रहा था। ठीक है, वो ज्यादातर रिलाई किस चीज पे कर रहे थे, जेनेटिक ग्रीन रिवॉल्यूशन में दे रिलाइड हैवीली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, आजकल अगर हम देखें तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड कॉर्न, सोयाबीन और दूसरे क्रॉप्स जो है ये वर्ल्ड वाइड जो फूड प्रोड्यूस होता है ज्यादातर पोर्शन यही जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं। हाँ, एक ये भी कंसेप्ट है जीएमओज को कुछ लोग, मतलब कुछ इस तरह का स्कूल ऑफ थॉट है जो कि इनको मतलब सही नहीं समझता। वो भी ठीक है, वो भी अपनी जगह, उसके भी प्रोज एंड कॉन्स हर एक चीज के हो सकते हैं, तो ये ठीक है। लेकिन अगर हम आजकल देखें सो ज्यादातर प्रोपोर्शन जो है फूड का जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड प्रोड्यूस होता है तो वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। ठीक है, अच्छा, फार्मास्यूटिक्स में क्या रोल है जेनेटिक्स का। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है इनमें भी जेनेटिक ने एक बड़ा रोल प्ले किया। ठीक है, बहुत सारे इस तरह के ड्रग्स हैं और फूड एडिटिव्स हैं जो कि कौन सिंथेसाइज करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया। वो फंजाई और बैक्टीरिया that have been genetically manipulated। ठीक है, और ये इस मैनिपुलेशन की वजह से वो क्या बन गए, इफिशिएंट प्रोड्यूसर्स है। ठीक है, वो ये ड्रग्स और फूड एडिटिव्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन सी है जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, या B6 जो है विटामिन B6 या B2 निकोटिनामाइड, ये सारे कौन सिंथेसाइज करता है, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय फिलामेंटस फंजाई। ठीक है, तो इनको भी जेनेटिकली मैनिपुलेट करके ये जो हमारे पास डिफरेंट विटामिन की हमने बात की ये प्रोड्यूस किए जा रहा है। ठीक है, कुछ एंटी फंगल्स है इस तरह के विच आर डिराइव्ड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अदर फंगल स्पीशीज। ठीक है, अच्छा, एक आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा ग्राइसियोफोल्मिन। ये कहां से डिराइव होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए नंबर ऑफ पेनिसिलियम स्पीशी। ठीक है, शायद आप लोगों ने केस्पोफंजिन का भी नाम सुना होगा जो कि ग्लेरिया लुजेंसिस से क्या होता है, डिराइव होता है। तो अब ये डिराइवेशन के लिए ये जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, इनको मैनिपुलेट करते हैं जेनेटिक मेथड्स यूज करके, इनको मतलब इनसे ये जो डिफरेंट ड्रग्स है या एडिटिव्स है ये हासिल किया जाता है। ठीक है, ठीक है, रोल ऑफ genetics in bioremediation and bioleaching। टेक्निक्स जो है जेनेटिक टेक्निक्स दे हैज आल्सो बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, दैट रिमूव मिनरल्स फ्रॉम ओर। इसके अलावा ऐसे बैक्टीरिया भी है दैट ब्रेक डाउन टॉक्सिक केमिकल्स। ठीक है, टॉक्सिक केमिकल्स की डिग्रेडेशन करते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया भी है दैट इनहिबिट डैमेजिंग फ्रॉस्ट फॉर्मेशन ऑन क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, तो ये मतलब ये जो जितने बैक्टीरिया हैं जो कि यूजफुल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं तो ये जेनेटिक टेक्निक के थ्रू प्रोड्यूस हुए हैं। अगर हम माइक्रोबियल लीचिंग की बात करें
So it is the process of extracting metals from ores with the use of microorganisms. ये जो मेथड है इट इज यूज टू रिकवर मेनी डिफरेंट प्रेशियस मेटल्स जैसे कि कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर एंड निकल. बैक्टीरिया they decompose organic matter by producing a number of different enzymes. ठीक है, वो जो enzymes है they are used for more general reactions जैसे कि hydrolysis, acetogenesis, methanogenesis, और इसके अलावा highly specific enzymes जैसे कि deoxygenases जो कि क्या कर सकते हैं that can break aromatic compounds. तो ये सारे बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस होते हैं इस प्रॉपर्टीज के साथ, तो ये जेनेटिक टेक्निक्स के थ्रू है. ठीक है, बैक्टीरियल स्पीशीज आर असिस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन बाय फंजाई. ठीक है, जैसे कि इसके अलावा प्रोटोजोन्स है जो कि इस प्रोसेस में बैक्टीरिया की हेल्प करते हैं, और कुछ आर्किया के रिप्रेजेंटेटिव्स है जो कि डिग्रेडेशन के प्रोसेस में बैक्टीरिया की हेल्प करते हैं. ठीक है, अच्छा, जेनेटिक्स का क्या रोल है मेडिसिन में? जेनेटिक्स प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन मेडिसिन. हमारी जो स्पीशीज है, ह्यूमन स्पीशीज का जो जेनेटिक मेकअप है, आपको पता है कि ऑलरेडी ये हो चुका है. वो जो नॉलेज है और जो हम हेरिटेबल डिजीज के जो जेनेटिक बेसिस है वो हमें जेनेटिक्स के थ्रू पता चला है. इसके अलावा जो टेक्निक्स है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, जेनेटिकल टेक्नोलॉजीज दैट मैनिपुलेट एंड फिक्स म्यूटेंट जीन्स, ये सारे क्या करते हैं? दे प्रोवाइड मेथड्स टू ट्रीट द डिजीज. हमारे पास एक फील्ड है, उसको कहते हैं फार्माकोजीनोमिक्स. फार्माकोजीनोमिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ हाउ द जेनेटिक इनहेरिटेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इफेक्ट्स हिज और हर बॉडीज रिस्पॉन्स टू ड्रग्स. ठीक है, ये क्या चीज है? इट इज द स्टडी ऑफ हाउ द जेनेटिक इनहेरिटेंस, एक इंडिविजुअल का जेनेटिक इनहेरिटेंस किस तरह से वो ड्रग को कैसे रिस्पॉन्स करता है, किस तरह से ये इफेक्ट करता है. ठीक है, अब ये वर्ड कहां से आया आपको ऑलरेडी नोन है, फार्माकोलॉजी और जीनोमिक्स है. ठीक है, अब फार्माकोजीनोमिक्स का विजन क्या है? इसका विजन यह है टू एबल टू डिजाइन एंड प्रोड्यूस ड्रग्स दैट आर अडॉप्टेड टू ईच पर्सन जेनेटिक मेकअप. मतलब जैसे कि आप इसको पर्सनल मेडिसिन कह लें कि एक पर्सन के जेनेटिक मेकअप को देख के उसके लिए ड्रग डिजाइन किए जा सके और प्रोड्यूस किए जा सके. तो ये फार्माकोजीनोमिक्स का विजन है. ठीक है, अब फार्माकोजीनोमिक्स लिख से उसके क्या फायदा है? डेवलपमेंट ऑफ टेलर मेड मेडिसिन, जैसे कि हमने बात की कि एक बंदे के जेनेटिक मेकअप को देख के उसके लिए ड्रग्स डिजाइन करना. सो यूजिंग फार्माकोजीनोमिक्स, pharmaceutical companies can create drugs based on the proteins, enzymes, and RNA molecules that are associated with specific genes and diseases. ये जो tailor made drugs है, they promise not only to maximize therapeutic effects, बल्कि इसके अलावा इसका ये क्या कर सकते? they also decrease damage to nearby healthy cells. ये tailor made medicine है. ठीक है, अच्छा, फार्माकोजीनोमिक्स का जो दूसरा बेनिफिट है, more accurate methods of determining appropriate drug dosages. अगर हमें एक इंडिविजुअल के जेनेटिक्स का पता हो तो इससे एक डॉक्टर को क्या पता चल सकता है? इट विल एनेबल डॉक्टर्स टू डिटरमिन हाउ वेल द पेशेंट्स बॉडी कैन प्रोसेस एंड मेटाबोलाइज अ मेडिसिन. इसका फायदा क्या होगा? दिस विल मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द मेडिसिन, और इसके अलावा मतलब पता चल जाएगा डॉक्टर को कि इसको कितनी डोजेज, इसको क्या कितना प्रिस्क्राइब करना है. So it will decrease the likelihood of overdose. Improvements in the drug discovery and approval process. The discovery of potential therapies will be made easier using genome targets. कैसा है? Genes जो है आपको पता है they have been associated with numerous diseases and disorders. So modern biotechnology और genetic knowledge से these genes can be used as targets for the development of effective new therapies. और ये new therapies जो है they could significantly shorten the drug discovery process. ठीक है, इसके अलावा फार्माकोजीनोमिक्स के थ्रू हम बेटर वैक्सीन्स भी बना सकते हैं. So safer vaccines can be designed and produced by organisms transformed by means of genetic engineering. ये जो वैक्सीन्स है
they will elicit the immune response without the attendant risks of infection. जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में टेलर मेड मेडिसिन की बात की, तो इस तरह वैक्सीन भी है. They will be inexpensive, stable, easy to store and capable of being engineered to carry several strains of pathogen at once. एक्चुअली ये जो है ये जेनेटिक्स का रोल है, बायोटेक्नोलॉजी में भी जेनेटिक्स है ना, ठीक है. अच्छा, जेनेटिक डायग्नोसिस एंड जीन थेरेपी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. The process of testing for suspected genetic defects before administering treatment is called genetic diagnosis by genetic testing. ठीक है कि आप जो सस्पेक्टेड जेनेटिक डिफेक्ट्स है, ट्रीटमेंट एडमिनिस्टर करने से पहले आप उसको टेस्ट करें, तो इस जेनेटिक डायग्नोसिस को हम जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं. ठीक है. सो डिपेंडिंग ऑन द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए डिजीज काजिंग जीन, फैमिली मेंबर्स को एडवाइस किया जाता है कि वो भी इस प्रोसेस से गुजरें, टू अंडरगो जेनेटिक टेस्टिंग. ठीक है, कि वो इस प्रोसेस से गुजरे, वो भी टेस्टिंग करें, उनकी भी टेस्टिंग हो. सो ट्रीटमेंट प्लान्स आर बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ जेनेटिक टेस्ट्स, जो कि मतलब लेट्स से अगर वो कैंसर है, दे डिटरमिन द टाइप ऑफ कैंसर. अगर लेट्स से हम डिजीज की बात कर रहे थे, तो ये एक लेट्स से कैंसर एक डिसऑर्डर. इफ द कैंसर इज काज्ड बाय इनहेरिटेड जीन म्यूटेशन, अगर हमें पता चल जाए कि ये तो इनहेरिटेड जीन म्यूटेशंस की वजह से है, सो दूसरे जो रिलेटिव्स है, दे आर एडवाइज्ड टू अंडरगो जेनेटिक टेस्टिंग एंड पीरियोडिक स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर. ठीक है, ये एक एग्जांपल है कि जेनेटिक डायग्नोसिस कैसे करते हैं. जेनेटिक टेस्टिंग इज आल्सो ऑफर्ड फॉर फीटसेस. किस लिए? टू डिटरमिन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज काजिंग जीन्स इन फैमिलीज विद स्पेसिफिक डिबिलिटेटिंग डिजीजेस. तो फीटसेस की भी जेनेटिक टेस्टिंग होती है. ठीक है. अब जेनेटिक टेस्टिंग कैसे करते हैं? इट इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल इटसेल्फ. साइंटिस्ट क्या करते हैं? दे स्कैन द पेशेंट्स डीएनए सैंपल फॉर म्यूटेटेड सीक्वेंसेस. तो हमारे पास टू मेजर टाइप्स ऑफ जीन टेस्ट हैं. पहले टेस्ट में रिसर्चर जो है वो शॉर्ट पीसेस ऑफ डीएनए वो डिजाइन करता है, और ये जो उस डीएनए के जो सीक्वेंसेस है वो म्यूटेटेड सीक्वेंसेस की कंप्लीमेंट्री होती है. तो एक्चुअली ये प्रोब्स है. ये प्रोब क्या करते हैं? दे विल सीक देयर कंप्लीमेंट अमंग द बेस पेयर्स ऑफ एन इंडिविजुअल जीन. अगर म्यूटेटेड सीक्वेंस प्रेजेंट हुआ पेशेंट के जीनोम में, तो प्रोब उसके साथ जाके बाइंड करेगा और म्यूटेशन को इस तरह से फ्लैग करेगा, ये दिखाएगा. दूसरे टाइप में रिसर्चर क्या करते हैं? दे कंडक्ट द जीन टेस्ट बाय कंपेयरिंग द सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेसिस इन ए पेशेंट्स जीन टू अ नॉर्मल वर्जन ऑफ द जीन. वो क्या करते हैं? वो सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं. ठीक है, किसके सीक्वेंस को? पेशेंट्स के जीन के सीक्वेंस को वो कंपेयर करते हैं नॉर्मल वर्जन ऑफ द जीन के साथ. ठीक है, तो ये दो किस्म के, ये मेजर टाइप्स ऑफ जीन टेस्ट है. अच्छा, जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी इज ए जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक यूज्ड टू क्योर डिजीज. सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है जीन थेरेपी का, उसमें हम गुड जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं एट ए रैंडम लोकेशन इन द जीनोम ऑफ जो इफेक्टेड इंडिविजुअल है. किस लिए? टू एड द क्योर ऑफ ए डिजीज दैट इज काज्ड बाय अ म्यूटेटेड जीन. और ये जो गुड जीन है, इट इज यूजुअली introduced into diseased cells as part of a vector transmitted by a virus that can infect the host cell. क्या? क्योंकि आपको पता है कि वायरसेस क्या करते हैं? वायरसेस अपने जीनोम को होस्ट सेल्स में इंसर्ट करते हैं. तो वायरस के थ्रू ये जो गुड जीन है, इसको भी वायरस के थ्रू ही इंट्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं. ठीक है, सो दैट कैन इन्फेक्ट होस्ट सेल एंड डिलीवर द फॉरेन डीएनए. More advanced form of gene therapy, they tried to correct the mutation at the original site in the genome. ठीक है, जो हमने पहले सिंपलेस्ट फॉर्म की बात की. एडवांस फॉर्म में ये जो जीन थेरेपी क्या करते हैं? दे ट्राई टू करेक्ट द म्यूटेशन एट द ओरिजिनल साइट इन द जीनोम, कि ये कहां पर है. जैसे कि आप लोगों ने शायद के SCID केस में सुना होगा, सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी. इसमें इस तरह से करते हैं कि ओरिजिनल जगह पे, ओरिजिनल साइट पे उस
वो म्यूटेशन है उसको करेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है तो जैसे कि हमने बात की कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है। जो मॉडिफाइड डीएनए है इट इज इंजेक्टेड इनटू वेक्टर, फिर वेक्टर जो है इट इज पैकेज्ड इन वेसिकल्स, और वेसिकल क्या करते हैं वो दे ब्रेक्स डाउन रिलीजिंग वेक्टर, और जो वेक्टर है इट इंजेक्ट्स न्यू जीन इनटू द न्यूक्लियस, और फिर सेल जो है इट मेक्स प्रोटीन यूजिंग न्यू जीन जो कि गुड जीन है जो इंट्रोड्यूस हुआ है। सो जीन थेरेपी यूजिंग एन एडिनोवायरस वेक्टर कैन बी यूज्ड टू क्योर सर्टेन जेनेटिक डिजीजेस इन विच अ पर्सन हैज अ डिफेक्टिव जीन। तो डिफेक्टिव जीन को गुड जीन से इस तरीके से मतलब रिप्लेस किया जाता है। अच्छा, बायोलॉजी में जेनेटिक्स का क्या रोल है? Although an understanding of genetics is important to all people, it is critical to the student of biology. क्यों? क्योंकि जेनेटिक क्या करता है? जेनेटिक्स प्रोवाइड्स वन ऑफ बायोलॉजीज यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स। वो क्या है? All organisms use genetic systems that have a number of features in common. ठीक है? Genetics also undergirds the study of many other biological disciplines. अगर हम फॉर एग्जाम्पल एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन एक्चुअली है क्या? इट इज जेनेटिक चेंज टेकिंग प्लेस थ्रू टाइम। सो द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स। और अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक्स की नहीं है तो फिर हम एवोल्यूशन को भी अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। अच्छा, अगर हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी हैवीली रिलाई करता है जेनेटिक्स पे। जैसे कि टिश्यूज और ऑर्गन्स है दे डेवलप थ्रू द रेगुलेटेड एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। ठीक है, आगे जाके आप लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी ये पढ़ सकते हैं कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जेनेटिक्स का क्या रोल है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डेवलपमेंटल बायोलॉजी इवोल्यूशन के अलावा आपके पास जो दूसरे फील्ड्स है जैसे कि टेक्सोनोमी, इकोलॉजी और इथोलॉजी या जिसको हम एनिमल बिहेवियर्स कहते हैं, दे आर मेकिंग इंक्रीजिंग यूज ऑफ जेनेटिक मेथड्स। ठीक है। तो अगर हम बायोलॉजी या मेडिसिन के किसी भी फील्ड को ले लें तो द स्टडी ऑफ ऑलमोस्ट एनी फील्ड ऑफ बायोलॉजी और मेडिसिन इज इनकम्प्लीट विदाउट अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीन्स एंड जेनेटिक मेथड्स। तो मीन के जेनेटिक्स का जो नॉलेज है ये लाइफ साइंसेस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और अगर हम जेनेटिक्स को नहीं पढ़ते हैं, इसके बगैर अगर हम लाइफ साइंसेस को समझना चाहें तो कई जगहों पर, बहुत सी जगहों पर मुश्किल होगी। ठीक है। सो जेनेटिक्स का हर जगह पे रोल है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों के क्वेश्चंस को क्लास के टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया जाएगा।